Good evening, everyone. Welcome to my YouTube channel. So, I'm going to start with the principles of management. And let me introduce myself. I am Megha Sharma, TOEIC NET qualified in Industrial Relation and Labor Welfare. If you are preparing for Code 55, Code 17, and other HR related exams, then you can follow me. Join my Telegram group for further notifications and you give me feedback after the session. Share this video with others also, to your friends. So starting with the scientific management, in previous classes we studied about the ideas of Adam Smith. तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और स्मिथ ने जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी इकोनॉमी की यूनाइटेड स्टेट और वेस्टर्न यूरोप की 18th सेंचुरी में, टेक्नोलॉजी आई, इंडस्ट्रीज जो है वो रिप्लेस किया, एग्रीकल्चर जो है वो नेशनल स्ट्रेंथ मानी गई, जैसे इंडिया में ही एग्रीकल्चर को नेशनल स्ट्रेंथ माना जाता है। फ्रांस में भी राइस, जो रिच पॉपुलेशंस थे, फार्मलैंड थी, तो वहाँ पे डोमिनेंट पावर हुआ यूरोप का। और ये सारा जो है वो ओवरशैडो हुआ जैसे जैसे इंडस्ट्रियल राइवल इंक्रीज हुआ ग्रेट ब्रिटेन में। तो अमेरिका जो है वो इमर्जिंग इंडस्ट्रियल पावर हाउस माना गया, बिकॉज देयर फैक्ट्रीज वर द वेरी मच डेवलप्ड एंड दैट्स वाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमर्जिंग इंडस्ट्रियल पावर हाउस उसको इस वजह से कहा गया। आफ्टर दैट ये सारी चीज़ें जो हुई उसके बाद जो बहुत 20th सेंचुरी जैसे कि उसमें फैक्ट्रीज जो है वो दिखने लगी, मास प्रोडक्शन की बात होने लगी कॉटेज इंडस्ट्री में। तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंक्रीज होने लगे, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने लगा। तो ये सारी चीज़ों के बाद, क्योंकि वर्कर को ट्रेनिंग जो है वो बहुत कम प्रोवाइड की जाती थी, फैक्ट्रीज में चीज़ें ज़्यादा बनती थी, तो जो क्वालिटी थी वो कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। तो ये सारी चीज़ों को देख के इम्प्रूवमेंट करने के बाद जो इसमें हम पढ़ेंगे कि मेनली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट तभी आया इम्प्रूवमेंट करने के लिए उनकी इफिशियंसी को इंडस्ट्री में। मेन इनका ऑब्जेक्टिव ही यही था कि इम्प्रूव करना इंडस्ट्री की इफिशियंसी को प्राइम ऑब्जेक्टिव माना गया, जिससे कि हर इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करने के लिए और कॉस्ट को कम करने के लिए, रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट इज द मेजर कंसिडरेशन बिहाइंड दिस। सो तब साइंटिफिक मैनेजमेंट आया, तो हम इसको पढ़ेंगे। एफ डब्ल्यू टेलर के नाम से मेनली बहुत जगह जो क्वेश्चंस आते हैं वो एफ डब्ल्यू टेलर लिखा होगा, तो उनका फुल नेम जो है वो फेडरिक विंसलो टेलर है। इनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। ही इज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर, जिनका मेन जो मोटिव था वो इम्प्रूव करना था इंडस्ट्रियल इफिशिएंसी को। तो टेलर जो थे वो फोरमैन थे मिडवेल स्टील कंपनी में फिलाडेल्फिया में 1878 टू 1819। फोरमैन एक्चुअली मीन्स जो सुपरविजन करते हैं वर्कर्स का, उनको फोरमैन कहते हैं। उनकी बुक्स आई थी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कंक्रीट कॉस्ट और शॉप मैनेजमेंट। इसमें अगर कोई ये लिखना चाहता हो, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो 1911 में आई थी, और ये शॉप मैनेजमेंट जो है वो 1905 में आई थी। इफ एनीबॉडी वांट टू राइट देन राइट इट डाउन। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है उसको टेलरिज्म और टेलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। मेनली ये जो मैनेजमेंट थ्योरी आई थी वो एनालाइज करती थी और सिंथेसाइज करती थी वर्क फ्लो को। मेन ऑब्जेक्टिव यही था इनका कि लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना था, बिकॉज मेनली प्रॉब्लम ये हुई थी कि यूएस में कि जो स्किल्ड लेबर थे 20th सेंचुरी में सप्लाई जो थी उनकी बहुत ज़्यादा कम थी। तो इफिशियंसी को रेज करने के लिए या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उनके पास यही तरीका था कि उनको स्किल किया जाए और ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि वो अपनी इफिशियंसी जो है वो इंक्रीज कर सकें। सो मेजर जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था, इम्प्रूव करना लेबर की प्रोडक्टिविटी को। जो कोर आइडिया था इस थ्योरी को डेवलप करने का वो फेडरिक विंसलो टेलर का था 1880s में और 1890s में। और ये
फर्स्ट जो है वो पब्लिश हुआ था मोनोग्राफ में सॉफ्ट मैनेजमेंट 1905 में एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेजर जो ऑब्जेक्टिव था, टेलर ने ये बोला था कि मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जिससे कि हर एम्प्लॉय जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो अपनी इफिशिएंसी को बहुत अच्छे से यूज कर सके, सबसे ज्यादा इफिशिएंसी को यूज कर सके, डेवलप कर सके। और जो ऑब्जर्वेशन जैसे हम वहाँ पे देख रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों की जो अप्रोच होनी चाहिए वो भी साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करके होनी चाहिए। जो मेजर एम्फेसिस था वो ये था कि साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन होनी चाहिए, साइंटिफिक मेजरमेंट होनी चाहिए, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, साइंटिफिक प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए। तो हर चीजें जो है वो जो भी कंपनी में हो रहा है वो एक प्रॉपर डेलिब्रेशन होनी चाहिए एम्प्लॉयज को या वर्कर को जो काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे करके हम आगे इसका बेसिक्स जो प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज द डेफिनेशंस क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। FW टेलर ने ये कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड देन सी इन दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। तो ये है कि आप क्या करवाना चाह रहे हो अपने वर्कर से और किस तरीके से वो बेस्ट वे में कर रहे हैं, कितनी कम रिसोर्सेज के साथ उस काम को करना, कितने कम टाइम में करना। तो ये FW टेलर ने कहा था। दूसरा डेफिनेशन जो है वो ये है, पीटर ड्रकर ने दिया था इसे, द कॉस्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ वर्क, the analysis of work into simplest elements and the systematic management of worker performance of each element। मतलब जॉब्स को एक्चुअली क्लासिफाई कर देना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिफाइन कर देना, सिंपलेस्ट एलिमेंट्स में उसको वर्क को मतलब एक पार्ट्स में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, जिससे कि वो इजिली जो वर्कर हैं वो कर सकते हैं। सो दीज आर द डेफिनेशंस। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरह से कि किसने क्या कहा था नेट के पेपर में। साइंटिफिक मैनेजमेंट से 110% एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। Next is the basic principles of scientific management. So first one is science, not rule of thumb. The purpose behind this is that कि जो principles था कि scientific investigations जो है वो scientific management में apply होना चाहिए, जिससे कि ये जो है वो mainly rule of thumb को replace कर रहा है, क्योंकि हम एक scientific investigation जो है वो proceed कर रहे हैं, उसके थ्रू हम जो हर जॉब है, एवरी जॉब को जो फिक्स्ड उसका मेथड्स हैं, उसकी टाइमिंग है, वो सारा परफॉर्म कर रहे हैं हम। और वर्कर जो है वो एग्जैक्टली जान रहा है कि उसको कब करना है, वो चीज को कैसे करना है। So they know exactly what to do, how to do, when to do the job, and mainly this principle is just the starting point that distinguishes the scientific management to traditional management. So जो scientific management हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि scientific investigation किया जा रहा है, जॉब को परफॉर्म किया जा रहा है कि कितनी टाइमिंग ले रहा है वो जॉब को परफॉर्म करने में, तो जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट था उससे ये डिफरेंट हुआ इस तरीके से। फर्दर ये है कि जैसे कि हम कोई काम को कर रहे हैं, मतलब वो काम जो अगर चल रहा है उसको हम पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरह से, तो कितनी बार उस काम को करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी चीजें जो है वो हम पहले ही एनालाइज कर रहे हैं कि इस चीज को करने में कितनी बार गिर रहा है, जैसे कोई फॉल हो रहा है, ट्राई होने में कितना टाइम लग रहा है, या फिर रिसोर्सेज जो है वो कितना ज्यादा वेस्ट हो रही हैं। तो इससे क्या होगा कि हम उस जॉब को फाइनली जो है वो परफेक्ट कर देंगे कि हाँ इस काम को करने में 5 मिनट लग रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग कितने प्रोडक्शन जो है वो 1 डे में होगी या 2 डे में होगी। तो वो एक प्रोसीजर जो है वो फिर हम नोट डाउन कर लेंगे उसको। तो इस तरह से टेलर ने बहुत सारे टेक्निक्स जो है वो स्टडीज की थी, जैसे कि मेथड स्टडी किया था, टाइम स्टडी किया था, मोशन स्टडी किया था। तो आगे हम वो सारी चीजें भी पढ़ेंगे। सेकंड जो प्रिंसिपल्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, डेट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सो दिस प्रिंसिपल जो है वो मेनली ये रिप्रेजेंट करता है कि कॉपरेशन होनी चाहिए वर्कर में और एम्प्लॉयर में हेल्दी कॉपरेशन होनी चाहिए दोनों के बीच में, जिससे क्या होता है कि जो हमें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स जो चाहिए वो मिलेंगी कोई भी बिजनेस ऑपरेशंस में। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर हम हार्मोनियस रिलेशंस नहीं होगा मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, तो एक मतलब आप
उतने अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जो कहना चाह रहे हो वो वर्कर जो है वो फॉलो नहीं करे उस चीज को। आप कह रहे हो कल आना जरूरी है, वो ना आए, तो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो जो वर्कर है उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। So moving towards next, that is mental revolution. So this is also very much important. So mental revolution is basically involves a change in the attitude of worker and management towards each other. So how can you say that it is a shift of attitude? So mainly they should both of they are realize their importance of each other and should work with the full cooperation, क्योंकि एक का जो इम्पोर्टेंस है उसे दूसरे को समझना चाहिए। एम्प्लॉयर जो है वो भी वर्कर के बिना कुछ नहीं कर सकता है, और ना ही एम्प्लॉय जो है वो भी वर्कर के बिना कुछ नहीं कर सकता। सो दोनों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझनी चाहिए, जिससे जो है वो प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो ऑर्गेनाइजेशन का। और इसकी वजह से ये होगा कि जो दोनों अपने अपने एफर्ट्स को क्या होगा, अगर कॉपरेशन अच्छा होगा, हार्मोनियस रिलेशंस अच्छे होंगे उनके, तो उसकी वजह से जो एफर्ट्स हैं वो दोनों कंपनी के थ्रू कंपनी के लिए डालेंगे, जिससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा। और जो प्रॉफिट होगा वो भी हम शेयर करेंगे वर्कर के साथ भी और एम्प्लॉयर के साथ भी। तो एक स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस होनी चाहिए दोनों के बीच में, सेंस ऑफ टुगेदरनेस होनी चाहिए दोनों के बीच में। सो दिस इज द मेंटल रेवोल्यूशन। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सो इंडिविजुअल की यहाँ पे बात ये हो गई कि कोई भी एक लोग जो है वो नहीं मैनेज कर सकता है सारी चीजें। सो म्यूचुअल कॉपरेशन होनी जो बहुत जरूरी है वर्कर और मैनेजमेंट का। ये भी एक एक्सटेंशन है जो हमने पहले पढ़ा, प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड जो पढ़ा, उसमें भी यही था मेनली। तो इसमें यही था कि एक कॉपरेशन होनी चाहिए, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, सेंस ऑफ गुडविल होनी चाहिए, जो कि दोनों में होनी चाहिए, मैनेजर में भी होनी चाहिए और वर्कर में भी होनी चाहिए। तो इस जो इंटेंशन है वही कॉपरेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि इसी से जो म्यूचुअल कॉपरेशन जो है वो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, अगर ऐसा इंटेंशन होगा तभी हो सकता है। दोनों में म्यूचुअल कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट इफिशियंसी। सो मेनली जो ये है, इसका जो प्रिंसिपल का जो मेन मोटिव है वो ये है कि राइट मैन जो है वो राइट जॉब पे होना चाहिए। क्योंकि अगर जो वो काम करता है, जो उसके पास स्किल है, आपने उस स्किल के अकॉर्डिंग उसको काम नहीं दिया, तो उसकी जो एबिलिटीज हैं, उसके स्किल्स जो है वो प्रॉपर उस चीज में नहीं दिखेगी। क्योंकि उसको जो काम है वो आपने दिया नहीं, उसको कोई चीज और आती है तो आपने वो काम उसको दिया नहीं। उसको मार्केटिंग आती है, आपने उसे फाइनेंशियल चीजें दे दी करने के लिए, तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। करने के लिए वो कर लेगा, क्योंकि अगर उसको जरूरत है उस जॉब की तो वो करेगा, बट उतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। सो ये बहुत जरूरी है कि जो जॉब है वो उसकी जगह पे जो राइट मैन हो उस जॉब को कंसीडर करने के लिए वही होने चाहिए। So basically इसमें यह है, the effectiveness of the company also relies on the abilities and skills of its employee, बिल्कुल। Thus implementing training, learning best practices and technology is the scientific approach to brush up the employee skills. So मतलब जो उनकी स्टैंडर्ड्स हैं, जब हम सिलेक्शन उनका करते हैं तो एक क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड बना देंगे कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम रिक्रूटमेंट करेंगे। सो ये सारा जो प्रोसीजर है सिलेक्शन करने का, तो वो भी साइंटिफिकली डिज़ाइन किया जाएगा। फर्दर क्या होगा कि जो मैनेजमेंट है, बिकॉज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट को देखनी चाहिए कि क्या क्या उनको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, उसके अनुसार उनको ट्रेनिंग करना है। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट में और जितने भी वर्कर है उनको उनके जितनी उनकी इफिशिएंसी है, मतलब जितना उनको डेवलप किया जा सकता है उतना हमको डेवलप करेंगे, जिससे क्या होगा, कंपनी की प्रोस्पेरिटी भी इंक्रीज होगी। सो फंक्शनल फोरमैनशिप, ये टेक्निक्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। सो जो फंक्शनल फोरमैनशिप है वो मेनली सुपरविजन को दिखाती है, कि जो वर्कर जो काम कर रहे हैं उनका कुछ सुपरविजन करने वाला जो होता है वो उनको बोलते हैं हम। तो टेलर ने इस कंसेप्ट को इवॉल्व किया, फंक्शनल फोरमैनशिप को, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसके लिए सुपरविजन भी बहुत ज़रूरी है। एक सुपरवाइजर होना चाहिए जो उनको गाइड करे, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे उनको बताए उस चीज़ को।
तो एक चीज वहां पे कर दी कि भाई अपॉइंटमेंट किया जाएगा एक स्पेशलिस्ट फोरमैन को फॉर द एनी स्पेसिफिक जॉब्स। तो उसके लिए यहाँ पे 8 पर्सन को इन्वॉल्व किया गया डायरेक्टली, जो भी वर्कर्स हैं एक्टिविटीज में उस जॉब को करने के लिए। तो 8 पर्सन जो थे वो उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक को रखा गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, 4 पर्सन रहेंगे, और प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी 4 पर्सन रहेंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहेंगे, जैसे कि फर्स्ट वन जो है वो स्पीड बॉस है। तो स्पीड बॉस क्या करेगा, मेंटेन करेगा जो प्लान्ड स्पीड है मैनेज प्रोडक्शन का। वो जैसे हमको कोई काम 8 दिन में करना है तो वो ये चीज देखेगा कि ये काम 8 दिन में करने के लिए हर दिन उसकी एनालिसिस करेगा कि हाँ भाई एक दिन में इतना काम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें देखना जो है वो स्पीड बॉस का काम है। नेक्स्ट है वो इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर क्या करेगा, जो वर्क जो हो चुका है उसको स्टैंडर्ड के साथ मैच करेगा। जैसे कोई भी प्रोडक्ट जैसे बनता है, एक्सपोर्ट होता है या डोमेस्टिक में भी जाता है कोई भी प्रोडक्ट, तो उसका एक प्रोडक्ट का एक जो है वो बन जाता है स्पेसिफिकेशन कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट जैसा ही सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बनने हैं। ये एक सैंपल बन गया। तो जो सैंपल के अकॉर्डिंग वो मैच करेगा प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है वो इसकी तरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है उसके देखेगा। ये काम होता है इंस्पेक्टर का। नेक्स्ट जो है वो मेंटेनेंस फोरमैन है। मेंटेनेंस फोरमैन क्या करेगा, मेंटेन करेगा। मेंटेन क्या करेगा, मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को जो यूज हो रहे हैं वहां पे, जो चल रहे हैं वर्कर के थ्रू, उनको देखना भी काम है। क्योंकि अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम है उससे प्रोडक्ट पे इफेक्ट पड़ता है। पैकेजिंग में जैसे कि पैकेजिंग जो है वो अच्छे से पैक ही नहीं होगी अगर मशीन खराब होगी तो। अगर स्टिचिंग का काम चल रहा है तो स्टिच अच्छे नहीं होंगे, उनके थ्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें जो है मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को देखना मेंटेनेंस फोरमैन का काम है। लास्ट वन जो है वो गैंग बॉस है। इससे क्वेश्चन भी आ चुका है गैंग बॉस, क्योंकि बिल्कुल अलग लगता है। जैसे स्पीड बॉस है तो ठीक है, पता चल रहा है कि स्पीड से रिलेटेड। इंस्पेक्टर है चलो क्वालिटी से डिपेंड है। मेंटेनेंस है तो मेंटेन करे। बट गैंग बॉस बिल्कुल डिफरेंट। ये क्या कर रहा है, ये सारी चीजों का अरेंजमेंट कर रहा है। मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ मशीन का अरेंजमेंट, मटेरियल का अरेंजमेंट, मैन का अरेंजमेंट, मतलब जो वर्कर वहां पे काम कर रहा है। तो ये 3 में एम की बात जो हम करते हैं ना यहाँ पे, मशीन, मटेरियल, मैन, फॉर द जॉब, जो भी जॉब है उसको करने के लिए गैंग बॉस है। तो ये बॉस है, इससे याद रखना। ये तीनों चीजों को जो मैनेज कर रहा है, अरेंजमेंट्स कर रहा है, उसको हम बोलते हैं गैंग बॉस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो 4 पर्सन हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, फर्स्ट जो है वो रूट क्लर्क है। रूट क्लर्क क्या कर रहा है, प्रोसेस को डिटरमाइन कर रहा है कि क्या प्रोसेस जो है वो जॉब में किया जाएगा। सो मेनली रूट क्लर्क डिटरमाइंस द प्रोसेस ऑफ द जॉब। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक इंस्ट्रक्शन को रिटन फॉर्मेट में राइट डाउन कर दे रहा है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो मेनली ये है लेइंग डाउन द इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर, क्योंकि वही उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट टू द नेक्स्ट इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये क्या कर रहा है, टाइम टेबल सेट कर रहा है। टाइम से ही पता चल रहा है इसमें कि ये टाइम सेट कर रहा है। टाइम सेट कर रहा है, कॉस्ट भी सेट कर रहा है। तो टाइम से और कॉस्ट से पता चल रहा है ये टाइम और कॉस्ट बजट जो है हमारा जॉब को करने के लिए क्या है वो सेट कर रहा है। लास्ट जो है वो डिसिप्लिनेरियन है। डिसिप्लिनेरियन क्या कर रहा है, मेंटेनिंग प्रॉपर डिसिप्लिन इन द फैक्ट्री। ये जो है वो मेंटेन कर रहा है डिसिप्लिन फैक्ट्री में, क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो बहुत जरूरी है। टाइमली आना जो वर्कर्स हैं, क्योंकि एक के अगर एक गलत टाइम पे आया हो तो दूसरा भी उसके वो देखेगा कि वो भी तो लेट ही आ रहा है, मैं भी क्यों ना लेट आऊं 10 मिनट, जब कोई टाइम बाउंडेशन ही नहीं है। तो इस वजह से डिसिप्लिन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो प्लानिंग डिपार्टमेंट थी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थी, ये सारी हमारी आ गई फंक्शनल फोरमैनशिप में। फंक्शनल फोरमैनशिप किसके अंदर आया, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। तो ये हमने पढ़ लिया फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या है, मेनली ये मोशन स्टडी टेलर ने किया था। इसमें ये किया कि जो भी अननेसेसरी मोशंस है, मोशन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन से जा रहा है वो मार्केटिंग में, या प्रोडक्शन से पैकेजिंग में जा रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है और हम उस कितने टाइम को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट फ्लोर पे प्रोडक्शन बना दिया और लास्ट फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर पे बना दिया पैकेजिंग। तो मोशन अननेसेसरी मोशन है, क्यों ना जो फर्स्ट पे बना है तो उसको हम पैकेजिंग को सेकंड पे करें या ग्राउंड पे करें, क्योंकि उससे क्या होगा, एलिमिनेट होगा अननेसेसरी मोशंस को।
एंड टू रीइंफोर्स नेसेसरी मोशंस, और जो नेसेसरी मोशंस हैं उनको रीइंफोर्स करना। तो मेनली मोशन स्टडी में हमने यही पढ़ेंगे कि इसमें जो है और किया क्या उसने, बेसिकली क्लोज ऑब्जर्वेशन किया कि जो बॉडी है वो कितनी मूवमेंट कर रही है उस वर्कर की जो उस जॉब को परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उससे क्या होगा, फटीग होगा, क्योंकि जितना ज्यादा मूवमेंट होगा, जितना ज्यादा उस वर्कर का मोशन होगा, उतना ज्यादा वो फटीग होगा तो वो टायर्ड होगा तो वो उतनी इफिशिएंट वे में काम को नहीं कर सकता है। सो ये सारी चीजें इसमें आता है। मेनली ये जो स्टडी की गई, मोशन स्टडी की गई, वो मेनली हेल्प करता है हमें एलिमिनेट करने में अननेसेसरी मोशंस को, इंक्रीज करता है इफिशियंसी को। इंक्रीज कैसे करेगा इफिशियंसी को, अगर हमें पता चल जाएगा कि ये जरूरी नहीं है मोशन, ये इस काम को करना, यहाँ पे जाना जरूरी नहीं है, तो उस मोशन को हम करेंगे नहीं, हम उसको रिड्यूस कर देंगे। वो रिड्यूस कर देंगे तो लेबर जो है वो हमारा कम फटीग होगा, उसको कम फटीग होगा तो वो और ज्यादा वर्क कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट ये है कि ये सारी चीजें जब होंगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी। तो ये इस वजह से जो है वो मोशन स्टडी हमने पढ़ा। नेक्स्ट इज द टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में हमने ये देखेंगे कि जो कितना टाइम जो है वो एवरेज जो है वर्कर को परफॉर्म करने में लग रहा है, कोई भी जो पर्टिकुलर जॉब्स हैं उसको। सो ये जो है कोई भी जो टाइम स्टडी होती है वो मेनली ये हेल्प करती है हमें डिटरमाइन करने में कि कोई भी स्टैंडर्ड टाइम जो है किसी भी जॉब को करने में वो कितना लग रहा है। तो इससे क्या होता है कि हम एक फिक्स कर देते हैं कि जो जो भी वर्कर है वो एक पर्टिकुलर टाइम लग रहा है, जैसे 5 मिनट लग रहा है इस काम को करने में, तो इससे हमें ये पता चलेगा। इसमें मेनली ये भी है कि जो एक दिन का काम है हमें वो पूरा हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि एक दिन में इतने प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे रेडी हो जाएंगे। सो इसमें हम इफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं, वर्कर की इफिशिएंसी को, कि एक जो हमारा वर्कर है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट को। हम इसमें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जो केयरलेसनेस है वर्कर का, वो भी एम्प्लॉयज का। और हम सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें ये कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनएफिशिएंट और एफिशिएंट लेबर के बीच में, क्योंकि एक जो लेबर है या एक जो वर्कर है वो हमारा 10 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, एक जो है वो 15 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। सो 5 जो है वो एक लैक कर रहा है। तो इसमें हमें ये समझ में आया कि जो उस जो है वो इनएफिशिएंट वर्कर है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, हमें वहाँ पे ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है या क्या रिक्वायरमेंट है, किस वजह से जो वर्कर है वो कम परफॉर्म कर रहा है, तो ये हम मेजर कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो इसमें मेनली ये है, टेलर ने ये कहा था जो एफिशिएंट वर्कर है उनको पे जो है वो हमें ज्यादा करना चाहिए, और जो इनएफिशिएंट वर्कर है उनको हमें पे कम करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये कहा था मेनली कि जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं वो मोटिवेट करते हैं वर्कर को ज्यादा एफर्ट्स करने में। जो वर्कर जो है वो ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है, मैक्सिमम एफर्ट्स कर रहे हैं, जो उनको हमें हाई पीस रेट देना चाहिए। फॉर जैसे इनका जो डिफरेंशियल पीस रेट बेस्ड सिस्टम था इसमें दो है, हायर पीस रेट फॉर दोज हु प्रोड्यूस स्टैंडर्ड क्वांटिटी और मोर, या तो वो बहुत अच्छा क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है और ज्यादा भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उनको हम हायर पीस रेट प्रोवाइड करेंगे, हाई पे करेंगे। नेक्स्ट जो है वो लोअर पीस रेट है, उनको हम कम प्रोवाइड करेंगे, उनकी क्वांटिटी क्योंकि कम होगी तो उनको हम पे भी कम करेंगे, क्योंकि जो हाई जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे वो मोटिवेट हो रहे हैं क्योंकि उनको इंसेंटिव्स ज्यादा मिल रहे हैं। और वर्कर जो भी है जो लेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी मोटिवेटेड इस वजह से होते हैं कि भाई दूसरे को ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि वो ज्यादा प्रोड्यूस तो कर रहे हैं बट दूसरों को ज्यादा मिल रहा है तो वो भी ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है वो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के अंदर आते हैं। बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं इस वाले टॉपिक से, मेनली डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम से। सो नेक्स्ट इज द, तो टेलर ने एम्फेसाइज किया था स्टैंडर्डाइजेशन का। स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो रिस्पेक्ट इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, मेथड्स, उनकी वर्किंग कंडीशंस जो है वर्कर की उसके रिस्पेक्ट्स में। तो ये सारा जो है, ये सारी जो चीजें हैं वो उनके जॉब को एनालाइज करके, एनालिसिस करके उसको पार्ट्स में, या फिर उनके जो कॉस्ट थी परफॉर्मेंस जो जॉब का कर रहे हैं वो, उसके बेसिस पे ये सारी चीजें प्लान की गई। सो जो फर्स्ट वन है वो हमने किया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें क्या हुआ, जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है प्रोड्यूस करने में, रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उसको भी एक स्टैंडर्डाइजेशन और प्री डिटरमाइंड ऑलरेडी होनी चाहिए वो। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है वो भी स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, उनके डिजाइन अच्छे होने चाहिए, वेट, शेप, साइज, ये सारी चीजें जो है वो करेक्ट होनी चाहिए।
स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। सो जो मशीन्स यूज हो रही हैं वो भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, जो वर्कर के थ्रू परफॉर्म की जा रही हैं उस पर जो प्रोडक्ट्स बन रहा है वो भी अच्छी होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड्स। सो जो मेथड्स और जो टेक्निक्स यूज कर रही हैं प्रोडक्शन के लिए वो भी प्रॉपर जॉब एनालिसिस के बाद डिटरमाइंड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्किंग कंडीशन। सो वर्किंग कंडीशंस जो है, जो वर्कर जहाँ पे जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, वर्कर्स के पास होनी चाहिए वो चीज़ें। सो नेक्स्ट इज द वर्क स्टडी। वर्क स्टडी जो है वो क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम, जो भी वर्क परफॉर्म हो रहा है जैसे कि जो भी वेरियस जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में किए जा रहे हैं उनको हम वर्क स्टडी कहते हैं। जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो ये है कि मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए मिनिमम कॉस्ट में, क्योंकि इनका जो मेन अप्रोच था वो रिडक्शनिस्ट अप्रोच था कि कितना ज़्यादा जो है वो कम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है वो लिया जाए। जो पर्पस था इनका अचीवमेंट करने का, उस ऑब्जेक्टिव को ये था कि इट इज मेनली रिक्वायर्ड टू efficiency of every factor because it affects the production for the purpose of bringing improvement in the operations। क्योंकि एक टाइम पे आपको जो भी चीजें करनी है, जो भी फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट करते हैं उनकी इफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस जो है जो काम हो रहा है उसको। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें हम वन बाय वन जो भी स्टडीज हैं जो कि वर्क स्टडी में इंक्लूड की गई हैं वो पढ़ेंगे। वर्क स्टडी के अंदर ये 4 स्टडी जो है वो की जाती है। फर्स्ट जो है वो मेथड स्टडी है, सेकंड है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, थर्ड है फटीग स्टडी एंड फोर्थ है मेंटल रिवोल्यूशन। हम मेथड स्टडी से स्टार्ट करेंगे। मेथड स्टडी जो होती है वो मेनली इसलिए की जाती है जिससे कि हमें एक स्टैंडर्डाइज मेथड जो है कोई भी जॉब को करने के लिए वो हमें पता चले उस चीज़ से। मेनली जो मेथड स्टडी होती है वो हेल्प करती है जॉब को सिंप्लीफाई करने में और इंटीग्रेट करती है सिमिलर एक्टिविटीज़ को और एलिमिनेट करती है अननेसेसरी एक्शंस को। जैसे कि हमने पहले वाले में पढ़ा था कि जो स्टैंडर्डाइजेशन में जैसे स्टैंडर्डाइज हम करते हैं उसी तरह से इसमें भी जैसे कि डिफरेंशियल रेट सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि लोअर पीस रेट प्रोवाइड की जाती है जिनकी इफिशिएंसी लो होती है। तो उसी तरह से जो एलिमिनेट अननेसेसरी एक्शंस हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जो भी अननेसेसरी एक्शंस होती हैं क्योंकि उससे फटीग क्रिएट होता है, जो वर्कर हैं वो इधर उधर जाएंगे जिनकी ज़रूरत ना हो काम में, और फिर वो तो ये सारी चीज़ें हमने मोशन स्टडी के अंदर पढ़ा था। तो इसमें भी वही है मेथड स्टडी में भी कि हम मेथड, अगर हम जो स्टैंडर्ड मेथड है उसको अगर हमें पता चल जाएगा तो उससे क्या होगा कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं जो अननेसेसरी एक्शंस हैं उनको। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें हम रिड्यूस कर सकते हैं जो कि जैसे कि स्टोरिंग है हमारा, स्टोरिंग का प्लेस या कंजम्पशन जहाँ पे हो रहा है। जैसे हमने एक स्टोरेज डिपार्टमेंट होता है तो एक स्टोर डिपार्टमेंट में हमने सामान रखा है और कंजम्पशन हमारा कहीं जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ग्राउंड फ्लोर पे हमारा जो है वो स्टोर डिपार्टमेंट है और फर्स्ट फ्लोर पे हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब ये है कि ईजी हो जाएगा, एक फ्लोर ही ऊपर है। अगर हमने स्टोरेज जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे कर दिया और थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे प्रोडक्शन कर लिया तो ये जो है वो बहुत फटीग क्रिएट करेगा फॉर द वर्कर की 4 फ्लोर जो है वो एक्स्ट्रा चढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, मोशंस जो है वो ज़्यादा होंगी वर्कर की, उससे क्या होगा, फटीग होगा एंड इनएफिशिएंट वर्कर हो जाएंगे टायर्ड की वजह से। Method study is mainly to know the standardized method of doing the job in the best manner। बेसिक्स जो है वो यही है, इससे क्या होगा, इफिशिएंसी जो है वो लेबर की वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। साइंटिफिक सिलेक्शन में मेनली जो टेलर हैं वो उन्होंने ये कहा था कि मैनेजमेंट जो है वो इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए कि एक सुटेबल जो वर्कर है उसको सेलेक्ट करने के लिए एक सुटेबल साइंटिफिक मेथड जो है वो डिज़ाइन होना चाहिए। जो नीड है ट्रेनिंग की वो एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड के थ्रू पता होना चाहिए जिससे कि हमें किस वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है या किस वर्कर को ट्रेनिंग की नीड है, जिनके पास स्किल्स कम है उनको है ऑब्वियसली। ये सब चीज़ें जो है वो पता होने के लिए हम साइंटिफिक मेथड्स को जो है वो यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, जो वर्कर है वो कॉम्पिटेंट होंगे और सुटेबल होंगे फॉर द जॉब।
तो ये जो है वो प्रॉपर एम्फेसिस जो है वो होनी चाहिए वर्कर के ट्रेनिंग पे, जिससे है वो डेवलपमेंट हो और इफिशिएंटली वो जॉब को परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट जो है वो फटीग स्टडी है। फटीग स्टडी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि मेनली जो मोशन स्टडी की अभी बात की, मोशन की वजह से फटीग जो है वो ज़्यादा होता है। तो जो वर्कर है वो कंटिन्यूअसली अगर किसी काम को करते रहेगा तो उससे क्या होगा, जो इफिशिएंसी है उसकी वो डिमिनिश हो जाएगी, कम होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी, एंड ही बिकम टायर्ड। सो फटीग जो है वो नेचुरल भी है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो वर्क कर रहा है तो वो तो नेचुरल है कि वो थकेगा ही। सो फटीग जो है वो इफेक्ट करता है मेनली वो उसके एबिलिटी पे, पर्सन की एबिलिटी पे, उसकी इफिशिएंसी पे, वर्कर की इफिशिएंसी पे। उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट करेगा। सो मेनली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने ये पढ़ा कि जो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो जॉब का अगर हमें पता चल जा रहा है विद द हेल्प ऑफ मेथड स्टडी, सो जो वर्कर को एक प्रॉपर रेस्ट करने का भी टाइम होना चाहिए, और जिससे कि मेथड स्टडी से हमने अगर अननेसेसरी जो मोशंस हैं उसको कम कर दिया, तो उससे क्या होगा, फटीग जो है वो वर्कर के जो है वो कम होगा और इफ़िशिएंसी इंक्रीज़ होगी, और इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन हमने उसमें भी पढ़ा था, जो प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के 5 प्रिंसिपल्स जो पढ़े थे उसके अंदर भी मेंटल रिवॉल्यूशन पढ़ा था। मेंटल रिवॉल्यूशन में मेनली एम्फेसिस टेलर ने ये किया है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, क्योंकि जो ह्यूमन एलिमेंट है, ह्यूमन रिलेशन जो है वो वर्कर और मैनेजर्स के बीच में वो बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। सो द बेसिक आइडिया जो है मेंटल रिवॉल्यूशन के लिए वो ये है कि जो मेंटल एटीट्यूड है वर्कर का और मैनेजमेंट का एक दूसरे के प्रति, वो जो है वो सही होना चाहिए, जिससे कि हार्मोनियस रिलेशंस हों दोनों के बीच में, और परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हो, कोऑपरेशन हो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, जिससे कि जो प्रोडक्शंस हैं वो इंक्रीज हो, मैक्सिमम एफर्ट्स जो है वो वर्कर जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में डाले, और एक म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो। सो ये हमारा मेंटल रिवोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। सो द फर्स्ट वन इज एनहांस प्रोडक्शन। हमने बार बार यही बात की है कि प्रोडक्टिविटी को हमें इंक्रीज करना है। एबिलिटी टू कंट्रोल, एबिलिटी टू कंट्रोल जैसे कि टेक्निक्स में हमने पढ़ा था, बहुत सारे जो फोमैनशिप थे तो वहाँ पे स्पीड जो है वहाँ पे लगाया गया है, और गैंग बॉस है, तो ये सारी जो है वो कंट्रोल करने के लिए ही हैं। फिर डिक्रीज इनएक्यूरेसी, जैसे कि हमने मेथड स्टडी पढ़ा, तो इसमें टाइम स्टडी हमने इसमें पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें से क्या होगा कि जो इनएक्यूरेसी है उसको हम कम कर सकते हैं। बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज क्यों कहेंगे, क्योंकि हमने हर जगह यही बात की है, विद द चीप चीज़ों में या कम रिसोर्सेज में किस तरह से हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको जितना ज़्यादा रिसोर्सेज जो है हमारे पास उसको हम कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और एम्प्लॉय को डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। उनको हम प्रोवाइड करेंगे, स्किल्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनकी इन्हांसमेंट होगी। लेस प्रोडक्शन टाइम, जैसे टाइम स्टडी किया हमने, तो उसका मेनली बेसिक्स जो है वो यही फंक्शन है कि जो प्रोडक्शन टाइम है उसको कम किया जा सके, जिससे कि हमारा जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो रिड्यूस हो। इफ़िशिएंसी इंक्रीज होगी वर्कर की, जैसे कि फटीग स्टडी में पढ़ा हमने, अगर उनको फटीग कम होगा तो उनकी इफ़िशिएंसी इंक्रीज होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड, इसमें हमने यही पढ़ा साइंटिफिक मैनेजमेंट में, इनका मेन अप्रोच यही था, रिडक्शनिस्ट अप्रोच था, जिसमें कि प्रोडक्शन कॉस्ट को हम डिक्रीज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो लेबर है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे तो जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। सो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, एफिशिएंट होगा ऑर्गेनाइजेशन, उनके विजन मिशन गोल जो है वो अचीव होंगे। नेक्स्ट इज द लिमिटेशंस साइंटिफिक स्टडी की क्या है। सो मेनली जो लिमिटेशंस था वो ये था इसमें कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो हर इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जो हमने एक मोस्ट इफ़िशिएंट वे बनाया कोई भी काम को करने का, या जो एक वे बनाया किसी भी काम को परफॉर्म करने का कि यही एक तरीका हो सकता है इस काम को करने का, सो मे बी वो एक पर्सन जो है वो उस तरीके से अच्छे से कर पाए और दूसरा पर्सन जो है उस तरीकों को ना अच्छे से कर पाए, उसको कोई और अच्छा तरीका आता हो जिससे वो कर पाए। तो ये एक लिमिटेशन है इसमें।
नेक्स्ट है कि जो टेलर सिस्टम था वो मेनली बेस जो था वो टाइम पे था, कि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा काम करेंगे वो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे अकॉर्डिंगली उनको जो पे है वो इंक्रीज किया जाएगा, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो जो हमारा यूनियंस था उन्हें ये किया कि जितना ज़्यादा काम करेंगे तो फिर जो दूसरे जो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे उनके बीच में एक इन्फीरियोरिटी जो है वो प्रेजेंट हो रही थी, कि वो ज़्यादा काम करके उनको ज़्यादा पे मिलेगा और हम कम काम करेंगे तो हमें कम पे मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। एम्फेसिस ये था कि प्रोडक्टिविटी पे था, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे था। तो ये इसकी वजह से जो एम्प्लॉयर थे वो वर्कर और कस्टमर को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रहे थे। जो मैनेजर थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे वर्कर को, कि जितना, क्योंकि मैनेजर को बेसिकली प्रॉफिट मिल रहा था, तो जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम था कि जो मैनेजर थे वो वर्कर को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है कंसिस्टेंसी में, एफिशिएंसी जो है वो वर्क प्लेस का जो है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो जॉब है वो मोनोटोनस है। तो इसकी वजह से भी इसको क्रिटिसाइज किया गया था। इसमें एक ये भी था कि जो प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक डीमोटिवेटिंग अप्रोच था, जैसे कि हमने ऊपर में पढ़ा कि कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए जो फास्टर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कभी कभी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जा रहे थे। नॉट सुटेबल फॉर टीम्स भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्टिविटी जो है वो या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी तो उसके अकॉर्डिंग उसको पे मिल रहा था। तो ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच इसको हम कह सकते हैं, ना कि मतलब टीम पे अगर टीम में हम कोई काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो उसके लिए बेटर नहीं है। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में हम लोग फ्योल्स ने जो चीज़ें दी थी हम लोग वो पढ़ेंगे। और अगर इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो फ्री टू आस्क एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन।